राजेंद्र कुमार सिंह, सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संविधानों की दुनिया या प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं में अमेरिका में संघ व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के सभी लोग इस बात पर एकमत है कि उनके देश के शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। सब यही समझते हैं कि इतने विशाल क्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक अवश्य होगी। लॉर्ड ब्राइस अमेरिका की संघीय व्यवस्था विश्वविख्यात है। जिस प्रकार इंग्लैंड संसदात्मक प्रणाली का जन्मदाता कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका संघात्मक प्रणाली का सन 1787 से 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य स्थापित किया गया और आज इसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहाँ संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के में बटी हुई होती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जो केंद्र राज्यों के संवैधानिक झगड़ों का निर्णय करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह के शासन होते हैं, एक तो केंद्र का शासन, दूसरा प्रांतों का शासन, और इन दोनों शासनों का कार्यक्षेत्र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित रहता है। फाइनर ने लिखा है, संघ राज्य वह राज्य जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है, दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में। इन दोनों में से किसी को दूसरे के अधिकार और शक्ति अपहरण करने का अधिकार नहीं होता। केसी बियर ने भी कहा है, संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासनों में सामंजस्य होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। डायसी ने संघ शासन के लिए 3 तत्वों को आवश्यक बताया है: लिखित संविधान, शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय। ये सभी तत्व अमेरिकी की शासन प्रणाली में विद्यमान हैं, अतः वह एक संघात्मक शासन प्रणाली है। लॉर्ड हेल्डन ने अमेरिकी संघीय व्यवस्था को एक आदर्श संघीय व्यवस्था कहा है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था को एक आदर्श संघीय व्यवस्था कहा है। अमेरिका की संघीय प्रणाली की महत्ता मोनरो ने इन शब्दों में व्यक्त की है, अमेरिका का संविधान संघ व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है जिसके अनेक संकटों के झोंके सहे और जो 13 राज्यों में से 50 राज्यों में फैल गया। अमेरिका में संघवाद क्यों? अमेरिका में संघवाद के अपनाने अनेक वर्षों तक उसके अस्तित्व की स्थिरता के कई कारण बतलाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। संविधान के जनक इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक व्यवस्था से स्थानीय स्वायत्तता, शासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जब संविधान बनाया गया उस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं था देश में संघीय व्यवस्था स्थापित की जाए। बर्न्स और पेल्टासन के अनुसार अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि राजनीतिक दलों का संगठन विकेंद्रीकृत था तथा अधिकांश राज्य केंद्र के कठोर नियंत्रण से मुक्त रहने की इच्छा रखते थे। अमेरिका के लोग वस्तुतः शक्ति के केंद्रीकरण को सदा शंका की दृष्टि से देखते हैं तथा उसकी प्रतीक एकतंत्री शासन को स्वतंत्रता का और शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रतीक संघीय शासन व्यवस्था को स्वतंत्रता का प्रतिरूप समझते रहे। अमेरिका के क्षेत्रफल की विशालता के कारण संघीय व्यवस्था का अपनाया जाना आवश्यक है। ब्राइस के शब्दों में अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सभी लोग इस बात के लिए एकमत है उनके देश के शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। ये सब यही समझते कि इतने विशाल भू क्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो व्यवहारिक अवश्य होगी। वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में विद्यमान थे। अलग अलग रहने का उनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, और इसके साथ तत्कालीन परिस्थिति जिसमें सभी को भारी दबाव का मुकाबला करना था उन्हें इस बात के लिए बाध्य करी थी कि वे एक हो। राज्यों को पृथक अस्तित्व की मान्यता, सबकी एकता और दोनों बातें संघीय व्यवस्था में ही पूरी हो सकती है। अमेरिकी राज्यों में स्वाधीनता की भावना इतनी तीव्र थी कि जेफरसन जब बाद में राष्ट्रपति बना यह मानता था कि केंद्र सरकार बनाना आवश्यक है, परंतु उसका संबंध केवल विदेश नीति के संचालन से होना चाहिए
जेफरसन ने लिखा है कि हमारे संविधान का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। राज्य अपने विषयों से पूरी तरह से स्वतंत्र संगठित है। केंद्रीय शासन का काम केवल विदेश नीति के संचालन तक सीमित होना चाहिए। अमेरिका में संघ व्यवस्था लक्षण। अमेरिका की संघ व्यवस्था का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध है वे लागू नहीं हो सकेंगे। स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस बात की रक्षा के लिए केंद्र का शासन जो राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य है। फील्ड के अनुसार केंद्र राज्यों के बीच विवाद में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे निष्पक्ष एम्पायर के समान रहा है जैसे कि उसमें आसक्ति। दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी निवासी है और अपने राज्य का भी। राज्यों के अपने संविधान। अमेरिका में संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान शामिल नहीं है। संघीय व्यवस्था में केवल इतना कहा गया है जो शक्तियाँ संघ को नहीं दी गई वह राज्यों के लिए निश्चित नहीं की गई है, वे राज्यों के लिए सुरक्षित है। राज्यों की वो इन सीमाओं में रहते हुए अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा। सीनेट में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है। सीनेट अमेरिका का सदन है, उसे प्रत्येक छोटे बड़े राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य को इसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। द्वैध शासन। अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन हैं, एक तो केंद्रीय शासन, दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की भांति राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। अमेरिका संविधान के संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए या 2/3 राज्यों की सहमति आवश्यक है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग 3/4 बहुमत हो। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का है प्रतिनिधित्व करती है, जब तक 3/4 राज्य न चाहे संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। शक्तियों का वितरण। अमेरिका में संघ राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है। उसके अनुसार उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में माना जाता है। संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों वितरण की व्यवस्था की। शक्तियों के वितरण में अमेरिका में उस सिद्धांत को काम में लाया जिसे गणना एवं अवशेष का सिद्धांत कहा जाता है। शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा गया है, ये सब शक्तियाँ जो संविधान और संघ को प्रदान नहीं की गई उसके द्वारा राज्यों के लिए निश्चित नहीं की गई, क्रमशः राज्यों के लिए जनता के लिए सुरक्षित है। संघ सरकारी शक्तियाँ गिना दी गई है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों की सरकारों को प्राप्त है। कहा गया है कि संघ राज्य सरकार की शक्तियाँ प्रदत्त करती तथा राज्यों की जनता की शक्तियाँ मौलिक है। संघ सरकार शक्तियाँ। राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार के कार्यक्षेत्र रखे गए। उदाहरण के लिए करों की वसूली, राष्ट्रव्यापी सुरक्षा की व्यवस्था, देशों के साथ राज्यों में परस्पर उद्योग व्यवसाय का संचालन, मुद्रा निर्माण आदि विषय संघ के पास है। संघ सरकार की निश्चित शक्तियाँ। संविधान द्वारा कुछ शक्तियाँ संघीय सरकार के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। संघीय सरकार लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता को आघात नहीं कर सकती। ये अधिकार जनता में स्वतः निहित है। राज्यों के लिए निश्चित शक्तियाँ। कुछ राज्यों को सरकारों के लिए निश्चित शक्तियाँ की। उदाहरण के लिए राज्यों के अधिकार नहीं कि विदेशों के साथ संधि समझौते कर सके, शांति के समय में वे सेना युद्ध पोत नहीं रख सकते, राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राज्य व्यापार, आयात निर्यात शुल्क नहीं लगा सकते, न इसके संबंध में आपस में कोई समझौता ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती, न ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, वृत्ति, प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों का हनन कर सकती है। अमेरिकी संघ में राज्यों की स्थिति।
राज्यों की मुख्य शक्तियाँ निम्नलिखित विषयों से संबंध रखती है: राज्य के अंदर के व्यापार का नियमन, पुलिस, शिक्षा, दीवानी, फौजदारी कानून, स्थानीय स्वशासन, राजमार्ग, यातायात आदि। इस समय अमेरिका संघ में 50 राज्य हैं। वे अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता संपन्न है। उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ को दी गई है, उन शक्तियों को छोड़कर जो राज्यों के लिए निश्चित है, शेष शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार राज्य चाहे तो संघ को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है यह नहीं कि कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर जा सकता है। राज्यों को संघ सरकार की गारंटियाँ। संघ सरकार के लिए आवश्यक है कि राज्यों की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करें। उदाहरण के लिए, वर्तमान राज्यों का कुछ क्षेत्र लेकर किसी नए राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता जब तक कि इस संबंध में संबंधित राज्यों की स्वीकृति न हो। संघ सरकार का दूसरा दायित्व है कि प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली बनाए रखे। जब कभी बाहर से आक्रमण होता है तो संघ सरकार राज्य सरकारों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही हस्तक्षेप कर सकती है। उपद्रव, विद्रोह और अन्य आंतरिक हिंसा को रोकने के लिए संघ सरकार तभी हस्तक्षेप कर सकती है जबकि उसने ऐसा करने में की प्रार्थना की हो। यह निर्णय करना है कि आंतरिक हिंसा किस सीमा तक पहुँच जाए, जबकि संघ सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। आमतौर पर राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की प्रार्थना पर, और वह भी उस समय तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन यदि संघीय विधि संघीय संपत्ति का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रार्थना के बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। 1941 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राज्य सरकार की प्रार्थना के बिना ही कैलिफोर्निया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की हड़ताल दबाने के लिए अपनी सेना भेज दी। 1963 में राष्ट्रपति केनेडी ने सर्वोच्च न्यायालय के पृथकता विरोधी निर्णय को लागू करने के लिए संघीय पुलिस का प्रयोग किया गया था। अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि।